नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन टीवी में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में चीन के खिलाफ लगे नारे चीन वापस जाओ के साथ अरुणाचल में चीनी गांव बसाने वाली खबरों पर प्रदर्शन हो चुका है शुरू और फूंका गया है शी जिनपिंग का पुतला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत फ्रांस युद्धाभ्यास में शक्ति प्रदर्शन जारी, CDS बिपिन रावत उड़ाएंगे राफेल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत को कद बढ़ाने के साथ ज्यादा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना होगा, ये बड़ा बयान दे दिया है सेना प्रमुख ने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन वापस जाओ, अरुणाचल में चीनी गांव बसाने वाली खबरों पर प्रदर्शन शुरू, फूंका गया शी जिनपिंग का पुतला। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों पहले ही एनडीटीवी ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से एक गांव बनाए जाने की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी थी। सैटेलाइट तस्वीरों से यह सामने आया है कि चीन ने भारत की सीमा के भीतर अरुणाचल प्रदेश में एक गाँव बसा लिया है, जिसमें लगभग 101 घर हैं। यह इलाका ऊपरी सुबनसिरी में सारी चू नदी के किनारे पर है। भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से इस जगह को लेकर विवाद चल रहा है और इस जगह को आर्म्ड कन्फ्लिक्ट यानी सशस्त्र संघर्ष वाले जगह के तौर पर चिन्हित किया गया है। गुरुवार को ऊपरी सुबनसिरी को स्थानीय लोगों ने भारत की सीमा में घुसकर चीन की ओर से गांव बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी फूंका और चीन के खिलाफ नारे लगाते हुए प्ले कार्ड्स भी दिखाए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चीन वापस जाओ, हम भारतीय हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए। यह विरोध प्रदर्शन ऊपरी सुबनसिरी के दपो रिजो टाउन में ऑल तेगिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल गीबा सर्कल विजिलेंस फोरम और न्यू मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सहित कई युवा संगठनों की ओर से आयोजित किए गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत फ्रांस युद्धाभ्यास में शक्ति प्रदर्शन जारी, CDS बिपिन रावत उड़ाएंगे राफेल। जी हां दोस्तों, इंडो फ्रेंच वॉर गेम्स डेजर्ट नाइट 21 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत गुरुवार को फ्रेंच राफेल लड़ाकू विमानों में एक सॉर्टी का काम करेंगे। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने ANI को बताया, CDS को युद्ध के बारे में जानकारी दी जाएगी और संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की वायुसेनाओं की सक्रियता को बढ़ाएगा। ऑपरेशनल ब्रीफिंग के अलावा रावत लगभग 1 घंटे के लिए फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल विमान में काम करेंगे और भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना के आविष्कारों में सबसे उन्नत लड़ाकू विमान से परिचित होंगे। भारतीय वायुसेना ने अपने फ्रेंच समकक्षों के साथ बुधवार को जोधपुर में राफेल लड़ाकू जेट विमानों को शामिल करने वाले पहले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय युद्धक विमान को शुरू किया। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट -21 के पहले संस्करण के हिस्से के रूप में 4 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान अपने A320 मल्टी रोलर टैंक परिवहन विमान का उपयोग करते हुए जिबूती एयरबेस से लगभग 4 घंटे के लिए सीधे उड़ान भरने के बाद जोधपुर में उतरे। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 इस साल 20 जनवरी से 24 जनवरी तक जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर किया जा रहा है। फ्रांसीसी सेना राफेल, एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, A400M टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और लगभग 175 कर्मियों के साथ भाग ले रही है। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय वायुसेना की विमानों में मिराज 2000, Su-30 MKI राफेल, IL-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और AEW&C विमान शामिल हैं। अभ्यास दो वायुसेनाओं के बीच जुड़ाव की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत को कद बढ़ने के साथ ज्यादा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना होगा, सेना प्रमुख। जी हां दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत को कद बढ़ने के साथ ज्यादा सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रणनीतिक दबदबा कायम रखने के लिए रक्षा निर्माण क्षमताओं में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि दूसरे देशों पर हथियारों के लिए निर्भरता से संकट के समय में जोखिम बढ़ सकता है। सेना उद्योग भागीदारी पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि सुरक्षा बलों को 2020 में कोविड-19 महामारी और उत्तरी सीमाओं पर अस्थिरता की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा तथा आत्मनिर्भरता पर सरकार के ध्यान देने से देश के समग्र रणनीतिक लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिद्वंदियों के साथ सीमाओं को लेकर अनसुलझे मुद्दे और पूर्व में हो चुके युद्ध के मद्देनजर हमें छुदा युद्ध तथा वामपंथी उग्रवाद जैसी चुनौतियों से भी निपटना पड़ सकता है। उन्होंने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर द्वारा आयोजित सेमिनार में कहा, भारत एशिया में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में बढ़ता हुआ क्षेत्रीय वैश्विक ताकत है। जैसे जैसे हमारा दर्जा और प्रभाव बढ़ता जाएगा, हमें ज्यादा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत की उत्तरी सीमाओं पर बढ़ रही सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन सुरक्षा चुनौतियों के समाधान के लिए आधुनिकीकरण के जरिए सेना के क्षमता निर्माण में बढ़ोतरी करना जरूरी है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले 8 महीने से ज्यादा समय से पूर्वी लद्दाख में गतिरोध चल रहा है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में तेजी से रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण करने के लिहाज से पिछड़ रहा था। उन्होंने देश की समग्र सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी के लिए स्वदेशी उद्योग से अनुसंधान और विकास में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा
दूसरे देशों के उपकरणों पर सैन्य बलों की बाहरी निर्भरता को घटाना होगा और रक्षा क्षेत्र के लिए आज के समय की जरूरत के हिसाब से इसका समाधान करना होगा। नरवणे ने कहा, हम स्वदेशी उपकरण और हथियार प्रणाली खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि सेना के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी और हथियारों के साथ मुकाबला करना और युद्ध जीतने से ज्यादा कुछ प्रेरणादायी नहीं होगा। घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में निजी उद्योगों को सरकार की सुधार पहल का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि सेना भी इसका पूरा समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा, हथियारों और उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता से संकट के दौरान खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हमने स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देकर इस रुझान को पलटने का प्रयास किया है और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सेमिनार में भारतीय सेना और SIADM के बीच MOU पर दस्तखत हुआ। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 लाख कोरोना टीकों से गदगद नेपाल, KP ओली ने की PM मोदी की तारीफ। जी हां दोस्तों, भले ही पिछले कुछ समय से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चीन के इशारे पर नाच रही हो, लेकिन भारत ने कोविड-19 संकट में सदियों पुराने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। पहले PPE किट और वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान देकर साथ निभाया, तो अब कोरोना टीके के 10 लाख डोज भेजे हैं। इस मदद से पड़ोसी देश नेपाल गदगद है और राजनीतिक संकट का सामना कर रहे PM KP ओली ने भारतीय समझ की जमकर तारीफ की है। KP ओली ने गुरुवार ट्विटर पर कहा, ऐसे अहम समय पर जब भारत ने अपने लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की है, नेपाल को 10 लाख टीके के उदार अनुदान के लिए मैं PM नरेंद्र मोदी जी, सरकार और भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं। अगले ट्वीट में ओली ने लिखा, नेपाल एक दोस्ताना पड़ोसी के रुख की सराहना करता है। भारत ने सहायता अनुदान और पड़ोस पहले नीति के तहत गुरुवार को कोविड-19 के टीके की खेप बांग्लादेश और नेपाल को भेजी। इससे एक दिन पहले भूटान और मालदीव को कोविड टीके की खेप भेजी गई थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने टीके की खेप पहुंचने का चित्र ट्विटर पर साझा किया। कोविशील्ड टीके की 20 लाख खुराक बांग्लादेश और 10 लाख खुराक नेपाल को भेजी गई है। अभी अधिक दिन नहीं बीते जब चीन के इशारे पर PM KP ओली भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे थे, लेकिन उस चीन ने अब तक नेपाल की ओर मदद का हाथ नहीं बढ़ाया है। दूसरी तरफ चीन के सदाबहार दोस्त ने हाथ भी फैलाया तो महज 5 लाख डोज देने का वादा किया गया है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है और नेपाल की जनसंख्या 3 करोड़ से भी कम है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान ने किया शाहीन-3 मिसाइल का परीक्षण, अपने ही लोगों को किया घायल। जी हां दोस्तों, अमेरिका में जिस वक्त जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां चल रही थीं, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान अपनी मिसाइल शाहीन-3 का परीक्षण कर रहा था। पाकिस्तानी सेना के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ISPR से बुधवार को ट्वीट कर यह दावा भी किया गया कि सतह से सतह पर मार करने वाले 2750 किलोमीटर रेंज की शाहीन-3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। लेकिन अब उसके बाद रिपोर्ट सामने आई है वो कुछ और है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार की रात को शाहीन-3 मिसाइल टेस्ट किया गया और यह मिसाइल डेरा बुक्ती के मठ क्षेत्र में जाकर लोगों के ऊपर गिरी। इसकी वजह से जहां एक तरफ कुछ लोग हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। बलूच रिपब्लिकन पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता शेर मोहम्मद बुक्ती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि बलूचिस्तान हमारी मातृभूमि है, यह कोई लेबोरेटरी नहीं है। हम सभी राष्ट्रों से यह आह्वान करते हैं कि वे पाकिस्तानी सेना की तरफ से डेरा बुक्ती में नागरिकों पर किए गए मिसाइल टेस्ट के खिलाफ बोलें। बुक्ती ने एक अन्य ट्वीट में #मिसाइल अटैक इन डेरा बुक्ती के साथ लिखा, डेरी बुक्ती के मठ क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने हमें इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए मिसाइल टेस्ट के चलते 2 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल हुए हैं। इधर पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट में घायल लोगों की खबर सामने आने के बाद वहां पर लोग लगातार पाकिस्तानी सेना पर निशाना साध रहे हैं। बलूचिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता फाजिला बलोच ने ट्वीट करते हुए कहा, पाकिस्तानी सेना ने आज शाहीन-3 मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल डोरा गाजी खान के राखी इलाके से छोड़ा गया और यह मठ क्षेत्र के डेरा बुक्ती में आबादी वाले इलाके में जाकर गिरी। इसमें कई घर बर्बाद हुए हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बाइडेन के भारत प्रेम से चाइना को लगी मिर्ची, ग्लोबल टाइम्स ने कहा, तिब्बत कार्ड खेला तो बुरे होंगे परिणाम। जी हां दोस्तों, चीन को उम्मीद थी कि अमेरिका में हुआ सत्ता परिवर्तन उसके लिए कुछ सुकून लेकर आएगा और इंडो यूएस के मजबूत संबंध प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि भारत उनके लिए अहम साझेदार है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। वहीं अमेरिका के नए रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नए अमेरिका की नई दिल्ली के प्रति इस झुकाव से बीजिंग बौखलाया गया है और इसी बौखलाहट से वह भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। चाइना को इसका है डर।
चीन को यह डर भी सता रहा है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर तिब्बत के मुद्दे पर उसे घेर सकता है, इसलिए उसने दबाव की रणनीति के तहत धमकाने का खेल फिर शुरू कर दिया है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि कुछ भारतीय विशेषज्ञों ने भारत सरकार को अमेरिका के साथ मिलकर तिब्बत कार्ड खेलने का सुझाव दिया है, लेकिन यदि भारत ने ऐसा किया तो दोनों देशों के बीच रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अखबार का कहना है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और उस पर किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका एक्शन में, बाइडेन 5 लाख भारतीयों को नागरिकता देने के लिए लाएंगे विधेयक। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। बुधवार को राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद उन्होंने 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को पलट दिया है। इसी बीच बाइडेन ने प्रवासियों को राहत देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका फायदा 1.1 करोड़ प्रवासियों को मिलेगा। इसमें लगभग 5 लाख भारतीय शामिल हैं। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले आव्रजन प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की शुरुआत की। उन्होंने अपने आदेशों के तहत कई ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं जो ट्रंप की विवादास्पद आव्रजन नीतियों को बदलने वाले हैं। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से अनुरोध किया है कि वे 1.1 करोड़ अवैध प्रवासियों को स्थायी दर्जा दें और उन्हें नागरिकता देने का रास्ता बनाने के लिए कानून बनाएं। एक अनुमान के अनुसार इसमें लगभग भारतीय मूल के 5 लाख लोग हैं जिनके पास वैध कानूनी दस्तावेज नहीं है। बाइडेन प्रशासन का आव्रजन विधेयक ट्रंप प्रशासन की कड़ी आव्रजन नीतियों की विपरीत होगा। विधेयक के बारे में जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि बाइडेन के शपथ ग्रहण के बाद इस विधेयक को पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर बाइडेन ने ट्रंप की आव्रजन नीतियों को अमेरिकी मूल्यों पर कठोर हमला करार दिया था। इन 1.1 करोड़ अवैध लोगों पर अमेरिका से बाहर जाने का खतरा मंडरा रहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीसी परेड ग्राउंड में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, युवाओं के हाथ में आत्मनिर्भर भारत का सपना। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर की वार्षिक रैली के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना आप जैसे युवाओं के हाथ में ही संभव है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति की भावना जगाने के लिए एनसीसी शुरू से ही प्रयासरत है। एनसीसी परेड ग्राउंड में दिए भाषण के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी के समय से ही एनसीसी द्वारा ये कोशिश की गई कि युवाओं के अंदर देशभक्त की भावना पैदा हो। एनसीसी कैडेट ने देश में आई कोविड महामारी के समय अपनी निस्वार्थ सेवा से अधिक संख्या में लोगों की मदद की है। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने पद का कार्यभार संभालते ही मैंने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण फैसले लिए उसमें एक निर्णय यह था कि एनसीसी में विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल 143 पुरस्कार संख्या बढ़ाकर 243 की जाए और पदकों और सराहना में मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया जाए, जो कि कर दिया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एनसीसी का विस्तार करने का फैसला किया है। तटीय इलाकों और सीमाओं पर भी इन कैडेट्स का प्रशिक्षण होना चाहिए। हमने 1100 से ज्यादा स्कूल की पहचान की है जो एनसीसी की ट्रेनिंग देंगे। पहले एनसीसी में 28% लड़कियां थीं, जो कि अब बढ़कर लगभग 43% हो गई हैं। इसके अलावा सरकार ने फैसला किया है कि एनसीसी कैडेट्स को रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं रक्षा मंत्री ने देश में फैली महामारी कोरोना वायरस को लेकर कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने 2 कोरोना वैक्सीन को विकसित किया। हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करते हैं, इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के चंगुल में फंस नेपाल ने रिश्ते बिगाड़े, मगर भारत ने संकट में 10 लाख वैक्सीन देकर दिखाया बड़ा दिल। जी हां दोस्तों, चीन के मीठे मीठे बोल में फंसकर जिस नेपाल ने अपने सबसे अच्छे पड़ोसी से रिश्ते बिगाड़े थे, संकट की घड़ी में आज उसी ने उसका साथ दिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नेपाल की मदद के लिए उसका मतलबी दोस्त चीन काम नहीं आया, बल्कि भारत ने ही कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई कर अच्छा पड़ोसी होने का धर्म निभाया है। भारत सरकार ने आज सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 10 लाख डोज को नेपाल रवाना कर दिया है। बता दें कि भारत सरकार ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को अनुदान सहायता के तहत 20 जनवरी से ही कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी है। कोविशील्ड वैक्सीन की 10 लाख डोज वाली पहली खेप भारत ने महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए रवाना कर दी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार को पड़ोसी और प्रमुख भागीदार देशों से भारत निर्मित टीकों की आपूर्ति के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों के जवाब में आपूर्ति सुनिश्चित करने का फैसला किया गया है। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू निर्माताओं के पास विदेश में आपूर्ति करते समय घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक होगा। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा था? नेपाल के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मामलों के मंत्री ने बुधवार को काठमांडू में कहा था कि भारत अनुदान सहायता के तौर पर पड़ोसी देश को कोविड-19 टीके की 10 लाख खुराक उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने अनुदान सहायता के तहत नेपाल को कोविड-19 टीके की 10 लाख खुराक उपलब्ध कराई है। नेपाल ने पिछले हफ्ते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड टीके के इस्तेमाल को लेकर सशर्त इजाजत दे दी थी। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या
2,68,310 है, जबकि यहां 1975 लोग महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। बांग्लादेश के लिए भी वैक्सीन की 20 लाख डोज रवाना। भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी तोहफे के रूप में कोरोना रोधी कोविशील्ड टीके की 20 लाख खुराकें डिलीवर की है। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक विशेष विमान से ये टीके ढाका के लिए रवाना हुए। नेपाल और बांग्लादेश के लिए आज सुबह में वैक्सीन की खेप मुंबई से रवाना हुए, जो किसी भी वक्त अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाएगा। पड़ोसियों की पहले भी मदद कर चुका है भारत ने पहले महामारी के दौरान बड़ी संख्या में देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर और पैरासिटामोल गोलियों के साथ साथ डायग्नोस्टिक किट, वेंटिलेटर, मास्क, दस्ताने और अन्य चिकित्सा आपूर्ति की थी। अलग अलग भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत सहयोगी देशों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और प्रशासकों के लिए कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जो महामारी से निपटने में हमारे अनुभव को साझा करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि सतत प्रयास के तहत भारत दुनिया भर के देशों को टीकों की आपूर्ति जारी रखेगा, जिसमें विकासशील देशों के लिए गावी के तहत कोवाक्स सुविधा शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में विपक्ष के हर हमले का जवाब देने को तैयार सरकार। बीजेपी नेताओं ने की बैठक। जी हां दोस्तों, संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने वाला है। इस दौरान विपक्षियों ने कृषि कानूनों, चीन के आक्रामक रवैये और रिपब्लिक टीवी चीफ अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक होने के मामलों पर सरकार को पूरी तरह घेरने की तैयारी कर ली है। हालांकि सरकार भी सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष के हर हमले का जवाब देने की तैयारी में जुटी हुई है। इसी क्रम में बुधवार को बीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक की और बजट सत्र में सरकार की रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि संसद के हर सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि विपक्ष सितंबर महीने में केंद्र के लाए तीनों कृषि बिलों की वजह से जारी किसान आंदोलन का मुद्दा उठाएगा। नाम न बताने की शर्त पर बीजेपी नेता ने बताया, कांग्रेस लगातार किसानों को यह कहकर भ्रमित कर रही है कि कृषि कानूनों से उद्योगपतियों को फायदा होगा, लेकिन सच यह है कि जब वह सत्ता में थी तब उसने खुद एपीएमसी एक्ट को रद्द करने का वादा किया था। बुधवार को ही बैठक में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी और थवर चंद गहलोत भी शामिल थे। कांग्रेस ने यह कहा था कि वह अर्नब गोस्वामी के लीक हुए चैट का मुद्दा संसद के बजट सत्र में उठाएगी। कांग्रेस ने कहा कि देश की सेना और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करना राष्ट्र विरोधी कृत्य और राष्ट्रद्रोह है और वह इस मुद्दे को संसद के आगामी सत्र में उठाएगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्ते को मजबूत कर सकती है बाइडेन की आर्थिक नीतियां। जी हां दोस्तों, अमेरिका में जो बाइडेन ने बुधवार को 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इसी के साथ अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हो गई। इस सत्ता परिवर्तन पर दुनिया भर की नजर थी। ऐसी उम्मीद की जा रही है जो बाइडेन के आने से अमेरिका में आर्थिक नीतियों के मामले में स्थायित्व का एक दौर आएगा और इसका फायदा पूरी दुनिया को होगा। उनके आने से खासकर भारत अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है। व्यापार के मामले में इससे भारत अमेरिका रिश्तों में भारी बदलाव हो सकता है। अमेरिका उन कुछ देशों में से है जिनके साथ भारत का व्यापार घाटा नहीं बल्कि अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका से भारत में सामान के आयात के मुकाबले भारत वहां निर्यात ज्यादा करता है। क्या है चुनौतियां? हालांकि यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि व्यापारिक रिश्तों में तत्काल कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा या अमेरिका भारत को तुरंत कोई बड़ी रियायत दे देगा। इसकी वजह यह है कि कोविड से निपटने में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत पहले ही काफी खराब है और वहां बेरोजगारी काफी बढ़ी है। ऐसा माना जा रहा है बाइडेन ऐसी स्थायी और अनुकूल नीतियां बनाएंगे जो वैश्विक व्यापार के लिए फायदेमंद होगा और इसका लाभ भारत को भी मिलेगा। गौरतलब है कि ट्रंप ने व्यापारिक मामलों को काफी अस्थायी तरीके से डील किया था। वे हार्ले डेविडसन पर इंपोर्ट ड्यूटी जैसे मामलों को लेकर काफी अड़ियल रवैया अपनाते रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की अपनी संरक्षणवादी नीतियों की वजह से H1 वीजा में लगातार कटौती की थी। इसका सबसे ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स को नुकसान हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जो बाइडेन क्लाइमेट चेंज से लेकर मैक्सिको वॉल तक राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन ने पलटे ट्रंप के ये 8 फैसले। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ओवल ऑफिस में कामकाज संभाला और एक्शन में आ गए। शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले को पलट दिया। बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिकी की वापसी की घोषणा की है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका को फिर से शामिल करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर साइन किए। बाइडेन का कहना है कि हम एक तरह से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने जा रहे हैं जो हमने अब तक नहीं किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का मिशन बंगाल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई बड़े नेताओं के साथ की जरूरी मीटिंग। जी हां दोस्तों, मिशन बंगाल को फतह करने में बीजेपी पूरी जी जान से जुटी है। इसी साल अप्रैल मई के महीने में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी प्रचार तो पूरी ताकत से कर ही रही है। इसके साथ ही जमीनी रणनीति भी तैयार कर रही है।
बीजेपी का मिशन बंगाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिशन बंगाल के तहत दिल्ली में एक अहम बैठक की। इस बैठक में बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय सहित केंद्र और राज्य के कई मंत्री शामिल हुए। माना जा रहा है कि ये बैठक पीएम मोदी के बंगाल दौरे की तैयारियों को लेकर की गई, क्योंकि पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 23 जनवरी को कोलकाता जाने वाले हैं। पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी 2 दिन के लिए 30 जनवरी को बंगाल दौरे पर जाएंगे। कार्यकर्ताओं को नड्डा का पत्र। जेपी नड्डा को बीजेपी के अध्यक्ष बने 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर नड्डा ने कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर सहयोग के लिए आभार जताया है और बंगाल चुनाव में पूरी तैयारियों के साथ जुटे रहने का मंत्र दिया है। बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की कोशिश 294 सीटों में ज्यादा से ज्यादा पर कब्जा जमाने की है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।